पिछले एपिसोड के एंड में हमने ये देखा था कि वेडनेसडे को लाइब्रेरी के अंदर किसी ने किडनैप कर लिया था और अब उसी मोमेंट से इस एपिसोड की शुरुआत होती है। जब वेडनेसडे होश में आती है तो सामने का सीन किसी फिल्मी नाइटमेयर से कम नहीं लगता। चारों तरफ अजीब से मास्क पहने हुए लोग खड़े होते हैं। माहौल पूरा डरावना बना दिया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सीक्रेट कल्ट उसके सामने खड़ा हो। लेकिन जैसे ही सबके मास्क हटते हैं सारा इल्यूजन टूट जाता है, क्योंकि सामने बायनका होती है, उसके साथ उसके कुछ दोस्त होते हैं और उन्हीं में ज़ेवियर भी मौजूद होता है। यही लोग असल में एक सीक्रेट ग्रुप का हिस्सा हैं जिसका नाम है नाइट शिप्स। नेवरमोर एकेडमी के अंदर ये ग्रुप सालों से छुपकर एग्जिस्ट करता आया है, इतना सीक्रेट कि इसके बारे में किसी को भनक तक नहीं लगती। अब नेचुरली वेडनेसडे से ये सवाल किया जाता है, तुम यहाँ तक पहुँची कैसे और इस जगह के बारे में तुम्हें पता किसने दिया। वेडनेसडे अपने शांत अंदाज में जवाब देती है। वो रोवान से जुड़ी उस अधूरी किताब का जिक्र करती है और बताती है कि उसी क्लू को फॉलो करते करते वो यहाँ तक पहुँची है। बस एक छोटी सी पहेली सुलझानी पड़ी और रास्ता अपने आप खुल गया। लेकिन वेडनेसडे यही नहीं रुकती, वो उनके पूरे ड्रामेटिक सेटअप पर कमेंट करते हुए कहती है, तुम लोगों का ये ड्रामा थोड़ा और बेहतर हो सकता था। अब बायनका क्लियरली नहीं चाहती थी कि इस सीक्रेट ग्रुप के बारे में कोई आउटसाइडर जाने, लेकिन तभी ज़ेवियर बीच में आता है और वेडनेसडे की साइड लेता है। वो कहता है अब जब ये यहाँ तक पहुँची गई है तो क्यों ना इसे ही ग्रुप का हिस्सा बना लिया जाए। यानी वेडनेसडे को नाइट शिप्स ज्वाइन करने का ऑफर दिया जाता है। इसी बातचीत के दौरान एक पुरानी बात भी सामने आती है कि लगभग 30 साल पहले इस ग्रुप को बंद कर दिया गया था, क्योंकि उस समय एक नॉर्मल इंसान की मौत हो गई थी और वो भी आउटकास्ट से जुड़ी घटना की वजह से। आखिर वो कौन था और उसके साथ क्या हुआ था, ये सच्चाई अभी भी छुपी हुई है जो आगे जाकर धीरे धीरे सामने आएगी। अब बायनका खुद एक पावरफुल बैकग्राउंड से आती है, इसी वजह से प्रिंसिपल वीम्स भी इस ग्रुप के दोबारा शुरू होने पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करती। बायनका आखिरकार मान जाती है और वेडनेसडे को ग्रुप ज्वाइन करने की परमिशन दे देती है। लेकिन वेडनेसडे अलग ही लेवल पर है, उसे किसी ग्रुप का हिस्सा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो इमोशनली बिल्कुल अलग रहती है और बिना ज्यादा कुछ बोले अपने हाथ खोलती है और वहाँ से सीधे चली जाती है। अपने रूम में पहुँचते ही वो रोवान की उसी किताब को निकालती है और उसके साथ मिले उस आधे पेपर को जोड़ती है। लेकिन जैसे ही पजल पूरा होता है चीजें और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती हैं और इसका मतलब साफ है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इसी बीच नेवरमोर एकेडमी में एक खास दिन आता है, आउटरीच डे। इस दिन का पर्पस होता है आउटकास्ट स्टूडेंट्स को नॉर्मल दुनिया से कनेक्ट करवाना। सभी स्टूडेंट्स को बाहर ले जाया जाता है और शहर के अलग अलग हिस्सों में उन्हें काम सौंपा जाता है। तभी प्रिंसिपल वीम्स आती हैं और अनाउंस करती हैं कि आज जेरिको सिटी में आउटरीच डे होने वाला है, जहां एक स्टेचू का इनॉग्रेशन भी रखा गया है। सभी स्टूडेंट्स को वहां जाकर वॉलंटरी का काम करना है। इसके लिए हर स्टूडेंट को अलग अलग टास्क असाइन किए जाते हैं, वो भी छोटी छोटी चिट्स के जरिए। आउटरीच डे के लिए सभी स्टूडेंट्स को उनकी उनकी ड्यूटीज असाइन कर दी जाती है। वेडनेसडे को मिलता है एक एंटीक शॉप। एनिट को भेजा जाता है पिलग्रिम हाउस के अंदर काम करने के लिए। वहीं बायनका और यूजीन को भी पिलग्रिम वर्ल्ड ही असाइन होता है। ज़ेवियर के हिस्से आता है एक कॉफी शॉप और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वही शॉप है जहां टाइलर काम करता है। अब यहाँ प्रिंसिपल वीम्स पहले से ही वेडनेसडे के टैलेंट के बारे में जानती थी। उन्हें पता था कि वेडनेसडे सेलो बहुत ही शानदार तरीके से बजाती है, तो बिना उससे पूछे ही वीम्स डिसाइड कर लेती है कि आज के फंक्शन में वेडनेसडे एक सेलो परफॉर्मेंस देगी। धीरे धीरे सभी स्टूडेंट जेरिको सिटी पहुंच जाते हैं और यहीं से असली इंटरेक्शन शुरू होता है। एक कोने में ज़ेवियर थोड़ा अलग सा खड़ा होता है, क्योंकि पिछली बार उसका वेडनेसडे से झगड़ा हुआ था और अब वो उसे अवॉइड कर रहा था। लेकिन वेडनेसडे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सीधे ज़ेवियर के पास जाती है और फिर से रोवान के बारे में पूछना शुरू कर देती है। ज़ेवियर बताता है कि रोवान हमेशा अपने पास एक मिस्टीरियस बुक रखता था। एक बार क्यूरियोसिटी में उसने उस बुक को खोलने की कोशिश की थी, लेकिन रोवान उस पर बुरी तरह भड़क गया था। अब यहाँ वेडनेसडे एक शॉकिंग बात बोल देती है। वो कहती है, उसने तुम्हें उठाकर फेंका भी था, है ना? ये सुनते ही ज़ेवियर चौंक जाता है, क्योंकि ये बात सिर्फ वही जानता था। यहीं से उसे समझ आ जाता है कि वेडनेसडे के पास साइकिक पावर्स है। वो विजन्स देख सकती है, ऐसी चीजें जो आम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसी बीच आउटरीच इवेंट पूरी तरह शुरू हो चुका था
यहाँ मेयर भी मौजूद था और उसके साथ शेरिफ भी। मेयर इस बात को लेकर परेशान था कि फॉरेस्ट में जो लगातार मर्डर्स हो रहे हैं उनका क्या किया जाए। शेरिफ पहले से ही इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ था और उसे पूरा यकीन था कि ये किसी जानवर का काम नहीं है। मेयर को भी कहीं ना कहीं ये बात समझ आ चुकी थी, लेकिन वो सिचुएशन को शांत रखना चाहता था। इसलिए वो शेरिफ से कहता है, इसे किसी जानवर का नाम देकर मामला बंद कर दो ताकि लोग पैनिक ना करें। लेकिन शेरिफ का नजरिया बिल्कुल अलग था। उसका साफ कहना था कि ये कोई साधारण चीज नहीं है, ये जरूर नेवरमोर से जुड़ा हुआ कोई शैतानी खतरा है, क्योंकि वही ऐसे मॉन्स्टर पड़ते हैं। लेकिन मेयर इस बात को वहीं दबा देना चाहता है। वो साफ मना कर देता है कि अभी नेवरमोर का नाम इस मामले में नहीं आना चाहिए। इसी माहौल के बीच सारे स्टूडेंट्स एक जगह इकट्ठा होते हैं। मेयर सभी को एड्रेस करता है, आउटरीच डे के बारे में बताता है और इस इनिशिएटिव की इम्पोर्टेंस समझाता है। तभी प्रिंसिपल वीम्स आगे आती हैं और मेयर को धन्यवाद देती हैं कि उन्होंने नेवरमोर के आउटकास्ट स्टूडेंट्स को शहर में आने की परमिशन दी। अब वक्त था असली काम शुरू होने का। इसी बीच वेडनेसडे एनिट के पास पहुंचती हैं और बिना किसी हेजिटेशन के उससे कहती हैं, चलो अपनी ड्यूटीज एक्सचेंज कर लेते हैं। लेकिन एनिट साफ मना कर देती है क्योंकि उसे पिलग्रिम हाउस में ही काम करना था। तभी वेडनेसडे एक स्मार्ट मूव खेलती है। वो कैजुअली बोलती है, वैसे उस एंटिक शॉप में एजेक्स काम कर रहा है, अगर तुम नहीं गई तो उससे मिल भी नहीं पाओगी। बस एजेक्स का नाम सुनते ही एनिट का रिएक्शन बदल जाता है। एक सेकंड में वो अपनी चिट वेडनेसडे से एक्सचेंज कर लेती है और वेडनेसडे अपने असली मकसद की तरफ बढ़ जाती है, सीधे पिलग्रिम हाउस की ओर। अब यहाँ कहानी थोड़ा और इंटरेस्टिंग मोड़ ले लेती है। वेडनेसडे को ज़ेवियर से एक बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है। वो बताता है कि जिस आदमी को वेडनेसडे ने अपनी विजन में देखा था उसका नाम है जोसेफ क्रैकस्टोन। यही वो इंसान था जिसने इस पूरे शहर की नींव रखी थी, यानी प्रैक्टिकली इस शहर का गॉडफादर। क्रैकस्टोन की डेथ एनिवर्सरी के मौके पर ही उसका स्टेचू बनाया गया है और उसी स्टेचू के इनॉग्रेशन के लिए आज आउटरीच डे रखा गया है। लेकिन वेडनेसडे को कुछ गड़बड़ महसूस होने लगती है। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर क्रैकस्टोन का मुझसे क्या कनेक्शन है। अब एक और बड़ी बात सामने आती है कि क्रैकस्टोन ने सबसे पहले पिलग्रिम हाउस ही बनवाया था। बस यहीं से वेडनेसडे का अगला टारगेट क्लियर हो जाता है। उसे किसी भी तरह पिलग्रिम हाउस के अंदर उसके मीटिंग रूम तक पहुंचना था। अब सीन शिफ्ट होता है पिलग्रिम हाउस के अंदर। यहाँ अलग अलग स्पीसीज के आउटकास्ट स्टूडेंट्स मौजूद थे। कुछ बच्चों ने गॉगल्स पहन रखे थे जो क्लियरली वैम्पायर्स थे और बाकी भी अपनी अपनी योग्यता के साथ वहाँ मौजूद थे। सभी का वेलकम करती हैं मिस ऑर्डिन, जो आज के दिन सबको गाइड करने वाली थी। वो इस जगह की हिस्ट्री बताना शुरू करती हैं। 1625 में, यानी आज से लगभग 400 साल पहले क्रैकस्टोन ने इस जगह को बसाया था। वो आगे बताती हैं कि यहाँ के फैंग्स बहुत फेमस थे और इसी वजह से यहाँ सबसे ज्यादा विजिटर्स आया करते थे। लेकिन वेडनेसडे यहाँ काम करने नहीं आई थी। वो इंटेलिजेंट भी थी और कई लैंग्वेज जानती थी, तो वो आखिर क्या करती? वो विजिटर्स को गलत इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देती हैं, वो भी इतनी कन्विंसिंग तरीके से कि सारे विजिटर्स कंफ्यूज होकर वहाँ से निकल जाते हैं। उधर यूजीन बिना रुके लगातार फैंक्स खाता जा रहा था और नतीजा कुछ ही देर में उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी वहाँ एंट्री होती है मेयर के बेटे की और उसके दो दोस्तों की, जिनका पहले भी वेडनेसडे से क्लैश हो चुका था। ये तीनों मिलकर यूजीन को तंग करना शुरू कर देते हैं और ज्यादा खाने की वजह से यूजीन वही वॉमिट कर देता है। अब ये लोग उसे और ह्यूमिलेटिंग तरीके से बंद करने वाले थे। तभी एंट्री होती है वेडनेसडे की। वो सीधे उन्हें रोकती है और देखते ही देखते सिचुएशन फिर से फाइट में बदल जाती है। इस बार वेडनेसडे यूजीन को बचाते हुए उसी ग्रुप के एक लड़के को बंद कर देती है। यहीं से यूजीन और वेडनेसडे के बीच एक कनेक्शन बनने लगता है। यूजीन इमोशनल होकर कहता है, मेरा आज तक कोई दोस्त नहीं बना। जब लोग मुझे परेशान करते हैं तो कोई मुझे बचाने भी नहीं आता। वेडनेसडे उसे देखती है और अपने यूनिक अंदाज में जवाब देती है, मुझे तुमसे मेरे भाई वाली फीलिंग आती है। तुम कहीं न कहीं मेरे भाई पक्सली जैसे लगते हो, बस फर्क इतना है कि तुम्हारा गला दबाने का मन नहीं करता। अब वेडनेसडे अपने असली मिशन पर लौटती है। वो यूजीन को अपने साथ ले जाती है क्योंकि मिस ऑर्डिन ने पहले ही वार्निंग दी थी कि मीटिंग रूम में कंस्ट्रक्शन चल रहा है और वहां जाना स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है। लेकिन वेडनेसडे को वहां जाना ही था। अब यहाँ आता है एक स्मार्ट और थोड़ा क्रीपी मोमेंट। वेडनेसडे यूजीन के ब्रेसेस का इस्तेमाल करती है और उसी से दरवाजा अनलॉक कर देती है।
अंदर जाने से पहले वो यूजीन से कहती है, अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो बाहर से आवाज दे देना। जैसे ही वेडनेसडे अंदर जाती है उसे कई शॉकिंग चीजें नजर आती हैं। सबसे पहली, वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन चल ही नहीं रहा था, और दूसरी क्रैकस्टोन का एक विशाल स्टेचू, और वहीं थिंग इधर उधर घूमकर हर चीज चेक करने लगता है। जब वेडनेसडे आसपास की तस्वीरें देखती है तो अचानक उसकी नजर एक फोटो पर टिक जाती है। उस फोटो में वही लड़की होती है जो बार बार उसके विजन्स में आती रही है। अब सवाल और गहरा हो चुका था, आखिर ये लड़की कौन है? उधर बाहर जब वेडनेसडे बाकी बच्चों के साथ नहीं दिखती तो मिस ऑडिन को शक हो जाता है। वो बैंका से पूछती है, वेडनेसडे कहाँ है? बैंका एकदम सटीक जवाब देती है, वेडनेसडे हमेशा वहीं जाती है जहां उसे नहीं जाना चाहिए, यानी मीटिंग रूम में। इसी बीच अंदर वेडनेसडे को एक ग्लास शेल्फ के अंदर एक बुक मिलती है, और ये वही बुक होती है जो उस मिस्टीरियस लड़की के हाथ में थी। लेकिन जैसे ही वेडनेसडे उसे खोलती है एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। बुक पूरी तरह खाली थी, यानी ओरिजिनल बुक कहीं और थी। और तभी दरवाजा खुलता है। मिस ऑडिन अंदर आ चुकी थी और उसके साथ यूजीन भी था। वो वेडनेसडे पर गुस्से में चिल्लाती है, तुम यहाँ अंदर कैसे आई? अब यहाँ से कहानी और खतरनाक मोड़ लेने वाली है। अब मिस ऑडिन के सामने वेडनेसडे बिल्कुल सीधे खड़ी होती है और बिना घुमाए फिराए साफ बोल देती है, पहली बात, यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन चल ही नहीं रहा। दूसरी, ये जगह असली मीटिंग रूम भी नहीं है। तो असली रूम है कहाँ? क्योंकि ये बुक भी फेक है। मिस ऑडिन थोड़ी असहज हो जाती हैं और धीरे से कहती हैं, मुझे यहाँ काम करते हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ। मुझे खुद नहीं पता कि असली चीज कहाँ रखी है, यानी मिस्ट्री और गहरी हो चुकी थी। अब सीन शिफ्ट होता है एनिड और एजेक्स पर। दोनों को एक अजीब सी एंटीक शॉप में काम मिला था, जहाँ मरे हुए छोटे छोटे जानवरों को केमिकल्स में प्रिजर्व करके उन्हें बिल्कुल असली जैसा बनाकर रखा जाता है। पूरी शॉप का माहौल ही थोड़ा क्रीपी था। चारों तरफ प्रिजर्व्ड एनिमल्स, अजीब ऑब्जेक्ट्स और सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन एनिड का फोकस कुछ और ही था। वो एजेक्स से बात करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो उसे सीक्रेटली पसंद करती थी। धीरे धीरे बातों में वो इनडायरेक्टली हिंट्स देने लगती है कि एजेक्स उसे डेट के लिए पूछे। शुरू में एजेक्स को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन कुछ देर बाद फाइनली उसे सिग्नल मिल जाता है और फिर वो एनिड को डेट के लिए पूछ ही लेता है। बस दोनों के चेहरे पर एक साथ खुशी आ जाती है। उधर वेडनेसडे अब कॉफी शॉप पहुंचती है जहां जेवियर पहले से मौजूद था। जेवियर वेडनेसडे से बात करने की कोशिश करता है। आज जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो सब जानना चाहता है, लेकिन वेडनेसडे हमेशा की तरह डिस्टेंस बनाए रखती है। वो साफ कहती है, तुम इन सब चीजों से दूर ही रहो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। इसी बीच टाइलर वहां पहुंच जाता है और जेवियर अचानक अनकंफर्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से वो वहां से चला जाता है। अब वेडनेसडे का असली रीजन सामने आता है। वो टाइलर से मिलने आई थी क्योंकि टाइलर लोकल था और उसे उस जगह के बारे में काफी कुछ पता था। वेडनेसडे उससे पूछती है, मैं मीटिंग रूम तक गई थी, मुझे वहाँ एक बुक मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो ऑलरेडी चोरी हो चुकी है और असली मीटिंग रूम कहाँ है ये भी किसी को नहीं पता। टाइलर थोड़ा सोचता है और फिर कहता है, मुझे पता है वो जगह कहाँ है, लेकिन अब वो सिर्फ एक खंडहर रह गई है, वहाँ कुछ भी नहीं बचा, सारी चीजें शिफ्ट कर दी गई हैं। वेडनेसडे तुरंत पूछती है, कहाँ है वो जगह? टाइलर लोकेशन बता देता है। अब वेडनेसडे वहाँ जाने के लिए निकलने ही वाली थी, तभी टाइलर उसे रोककर कहता है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? लेकिन वेडनेसडे अपने एटीट्यूड में कोई बदलाव नहीं लाती। वो सीधा मना कर देती है, मैं अपना काम अकेले कर सकती हूँ और मुझे किसी से डर नहीं लगता। शायद इस बार उसे टाइलर या जेवियर में से किसी एक को साथ ले जाना चाहिए था, लेकिन वेडनेसडे हमेशा की तरह स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बनने के चक्कर में अकेली ही निकल पड़ती है। वो सीधे जंगल की ओर चली जाती है उस खंडहर मीटिंग रूम को ढूंढने। इस पूरे सफर में थिंग भी उसके साथ था। जंगल के बीचों बीच उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है और ये वही आदमी था जिसने पहले एनिक और एजेक्स वाली शॉप से कैमरा चुराया था। अब वेडनेसडे को वहां अकेले एक्सप्लोर करना था, इसलिए उस आदमी को हटाना जरूरी था। वो तुरंत थिंग को इशारा करती है और फिर थिंग अपने क्रेपी अंदाज में उस बूढ़े आदमी को इतना डरा देता है कि वो वहां से भाग खड़ा होता है। अब वेडनेसडे और उस रहस्यमय जगह के बीच बस कुछ ही कदमों का फासला रह गया था। जंगल के बीच उस खंडहर तक पहुंचने के बाद वेडनेसडे को वहां कुछ भी खास नहीं मिलता। चारों तरफ सिर्फ टूटी हुई दीवारें,
बिखरी हुई चीजें और सन्नाटा होता है। तभी थिंग अपने इशारों से उसे सजेस्ट करता है, कुछ टच करके देखो, शायद कोई विजन आए। वेडनेसडे हल्का सा इरिटेटेड होकर समझाती है, अगर विजन आने होते तो अब तक आ चुके होते। बार बार चीजें छूने से विजन ट्रिगर नहीं होते। फिर भी वो एक एक करके कई चीजों को टच करती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता, न कोई विजन न कोई क्लू। आखिरकार वेडनेसडे वहां से बाहर निकलने लगती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे को छूती है सब कुछ बदल जाता है। एक झटके में वो 400 साल पीछे पास्ट में पहुंच जाती है। अब जो दृश्य उसके सामने था वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। एक कमरे में कई आउटकास्ट को बंद करके रखा गया था, डरे हुए, बेबस और मौत का इंतजार करते हुए। और तभी वो लड़की सामने आती है जो बार बार वेडनेसडे की विजन्स में दिख रही थी। उसका नाम था गुडी एडम्स, यानी वो वेडनेसडे की ही पूर्वज थी जो 400 साल पहले एग्जिस्ट करती थी। अब सामने आता है असली विलेन क्रैकस्टोन। वो अपने लोगों के साथ इन सभी आउटकास्ट को जिंदा जलाने की तैयारी कर रहा था। गुडी एडम्स आगे बढ़ती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्रैकस्टोन ठंडे स्वर में जवाब देता है, तुम लोगों ने इस जगह को अपना बना लिया, जबकि ये जगह मेरी है। गुडी तुरंत विरोध करती है, ये जमीन तुम्हारी नहीं है, हम यहाँ पहले आए थे और शांति से रह रहे थे। असल में क्रैकस्टोन एक नॉर्मल इंसान था और उसे आउटकास्ट से नफरत थी। उनकी पावर से डर था और उसी डर ने उसे राक्षस बना दिया था। गुडी कितनी भी कोशिश करे, क्रैकस्टोन नहीं रुकता। वो अपने लोगों को आदेश देता है और गुडी को भी उसी कमरे में बंद करवा देता है जहां बाकी आउटकास्ट पहले से कैद थे। कुछ ही पलों में आग लगा दी जाती है, पूरा कमरा जलने लगता है। अंदर गुडी के पेरेंट्स भी होते हैं। वो उसे कहते हैं, तुम यहाँ से निकल जाओ, सिर्फ तुम ही हो जो आउटकास्ट को बचा सकती हो। गुडी चाहकर भी अपने पेरेंट्स को नहीं बचा पाती क्योंकि सभी को बांध दिया गया था, लेकिन किसी तरह उसे बाहर निकाल दिया जाता है। और तभी गुडी दौड़ती हुई वेडनेसडे के पास आती है और कहती है, वो फिर आएगा और सबको मार देगा, तुम्हें ही सबको बचाना होगा। और अचानक वेडनेसडे वापस रियलिटी में आ जाती है। अब चारों तरफ तेज बारिश हो रही थी, आसमान गरज रहा था और दूर से उस मॉन्स्टर की डरावनी आवाजें गूंज रही थी। वो धीरे धीरे बाहर की तरफ देखती है और तभी वो मॉन्स्टर ठीक उसके सामने खड़ा होता है। एक पल के लिए वेडनेसडे भी डर जाती है, लेकिन फिर वो खुद को संभालती है और बाहर निकलकर उस मॉन्स्टर का पीछा करना शुरू कर देती है। बारिश की वजह से जमीन गीली हो चुकी थी और मॉन्स्टर के फुटप्रिंट्स साफ दिखाई दे रहे थे। वेडनेसडे उन निशानों को फॉलो करती है, लेकिन कुछ दूर जाकर एक शॉकिंग ट्विस्ट सामने आता है। वो फुटप्रिंट्स मॉन्स्टर से बदलकर एक इंसान के पैरों के निशान बन जाते हैं और ठीक उसी वक्त जेवियर वहां पहुंचता है, वो भी एक छाता लेकर। अब वेडनेसडे को शक होने लगता है। वो तुरंत पूछती है, तुम यहाँ अचानक कैसे आ गए? जेवियर जवाब देता है, मैंने तुम्हें टाइलर से बात करते हुए सुना था कि तुम यहाँ आने वाली हो और यहाँ खतरा हो सकता था, इसलिए मैं आ गया। अब वेडनेसडे अपनी थ्योरी सामने रखती है, जो मॉन्स्टर यहाँ घूम रहा है वो एक हाइड है जो इंसान का रूप ले सकता है। मैंने खुद उसके फुटप्रिंट्स देखे हैं जो मॉन्स्टर से इंसान में बदल गए। लेकिन जेवियर इस बात को सीरियसली नहीं लेता। वो कहता है, तुम्हारे विजन जरूरी नहीं कि हमेशा सच हो। और फिर वो क्रैकस्टोन का बचाव करता है। क्रैकस्टोन ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ये सुनते ही वेडनेसडे का टोन बदल जाता है। वो गुस्से में कहती है, तुम्हें पता भी है उसने क्या किया था? उसने लोगों को जिंदा जला दिया। लेकिन जेवियर पास्ट को लेकर इतना कंसर्न नहीं था। वो शांत मन से कहता है, 400 साल पुरानी बातों को पकड़कर नहीं बैठ सकते, हमें आगे बढ़ना होगा और ये सब भूलना पड़ेगा। जेवियर और वेडनेसडे दोनों वापस पहुंचते हैं, सीधे उसी सेरेमनी में जहां आज क्रैकस्टोन के स्टेचू का इनॉग्रेशन होने वाला था। लेकिन अब वेडनेसडे सच्चाई जान चुकी थी। वो जानती थी कि क्रैकस्टोन कोई हीरो नहीं बल्कि एक खूनी इतिहास का हिस्सा है और इसलिए वो ये इनॉग्रेशन किसी भी कीमत पर होने नहीं देना चाहती थी। फंक्शन शुरू हो चुका था। प्रिंसिपल लैरिसा विम्स मंच पर खड़ी होकर स्पीच दे रही थी, क्रैकस्टोन की तारीफों के पुल बांधते हुए। सब कुछ एक परफेक्ट सेलिब्रेशन जैसा लग रहा था, लेकिन वेडनेसडे पहले से ही अपनी चाल चल चुकी थी। उसने एक ट्रैप तैयार कर रखा था। स्टेचू के आसपास के पानी में पहले ही पेट्रोल मिला दिया गया था और जैसे ही स्टेचू का इनॉग्रेशन होता है उसी मोमेंट वेडनेसडे अपना सेलो बजाना शुरू करती है। एक अजीब, इंटेंस और ऑलमोस्ट हॉन्टिंग मेलोडी शुरू होती है और फिर बूम, एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। पूरा माहौल केओस में बदल जाता है।
लोग डर के मारे भागने लगते हैं, चीखे, भगदड़ और अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन इन सब के बीच वेडनेसडे शांत खड़ी रहती है और अपना सेलो बजाती रहती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। धीरे धीरे वो ब्रॉन्ज स्टेचू पिघलने लगता है और क्रैकस्टोन की महानता सबके सामने जलकर राख हो जाती है। अब सीधा सीन शिफ्ट होता है प्रिंसिपल ऑफिस में। वीम्स गुस्से में वेडनेसडे को देखती है। मुझे पता है ये सब तुमने किया है। वेडनेसडे जवाब देती है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्रैकस्टोन ने हमारे साथ क्या किया था। लेकिन वीम्स पास्ट को इम्पोर्टेंस नहीं देती। वो कहती है, ये 400 साल पुरानी बातें हैं, हम आज के समय में जी रहे हैं और तुमने आज का दिन बर्बाद कर दिया। अब मैं मेयर को क्या जवाब दूंगी। वेडनेसडे बिना डरे जवाब देती है, आप कुछ भी कह सकती हैं, लेकिन ये मैंने नहीं किया। मेरा हाथ बिल्कुल साफ है और टेक्निकली वो सही थी, क्योंकि ये काम उसने खुद नहीं थिंग से करवाया था। अब मामला इन्वेस्टिगेशन तक पहुंच चुका था। वीम्स कहती है, मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखूंगी और सच जल्द सबके सामने आ जाएगा। अब सीन वापस उसी खंडहर में शिफ्ट होता है जहां वो बूढ़ा आदमी मौजूद था जिसने पहले कैमरा चुराया था। वो कैमरे में बैटरी डालकर उसे चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अंधेरे में से वही मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है और उस स्ट्रगल के दौरान कई कैमरों में उसकी तस्वीरें कैद हो जाती हैं। अब तेजी से सीन बदलने लगता है। एनिक एजेक्स के साथ अपनी डेट के लिए रेडी है। वेडनेसडे अभी भी अपनी नॉवेल में डूबी हुई है। यूजीन रात में अकेले कुछ खाने निकला है और थॉर्नहिल सीक्रेट लाइब्रेरी का रास्ता जानती है। वेडनेसडे इन सब चीजों को ऑब्जर्व कर रही थी, हर डिटेल को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच एक शॉकिंग रिवील सामने आता है। एजेक्स एक मेडुसा है, इसके सिर पर सांप है और अगर वो किसी की आंखों में देख ले तो सामने वाला पत्थर बन सकता है। एजेक्स शावर लेने से पहले मिरर को ढक देता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है उसका टॉवेल गिर जाता है और अनजाने में वो खुद को ही ग्लास में देख लेता है और अगले ही पल वो पत्थर में बदल जाता है। उधर प्रिंसिपल वीम्स एक पुरानी फाइल देख रही होती हैं जिसमें पास्ट स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स थे और उनमें मोर्टिसिया एडम्स का नाम भी था। वीम्स उस पेज को फाड़कर सीधे आग में जला देती है। दूसरी तरफ वेडनेसडे की थेरेपिस्ट किम बॉट अपने कलेक्टेड स्टैचू के बीच बैठी हैं और एक अजीब सा कनेक्शन महसूस होता है। और फिर टाइलर वो सीधे बाथ टब में जाता है और खुद को पानी में डुबो देता है जैसे वो किसी अंदरूनी लड़ाई से गुजर रहा हो। उधर एनिड एजेक्स का इंतजार करते करते फ्रस्ट्रेट हो जाती है और गुस्से में अपने नाखून निकालकर पास खड़ी बस पर जोरदार वार करती है। वहीं ज़ेवियर भी नजर आता है जो एक कमरे से बाहर निकल रहा होता है और उसके गले पर गहरे निशान थे जैसे वो किसी खतरे से गुजरा हो। अब सीन शिफ्ट होता है शेरिफ पर। वो जंगल में पहुंच चुका था। उसे उस बूढ़े आदमी पर हुए अटैक के बारे में पता चल चुका था और जब वो कैमरे की फोटो डेवलप करवाता है तो उसके सामने उस मॉन्स्टर की असली तस्वीरें होती हैं। अब तक जो सिर्फ शक था वो सच बन चुका था और इन सब के बीच वेडनेसडे की आवाज बैकग्राउंड में गूंजती है। मेरे पास सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब अभी भी अधूरे हैं। कौन है वो मॉन्स्टर? क्रैकस्टोन का सच कितना गहरा है और वेडनेसडे का इससे क्या कनेक्शन है? हर जवाब एक नई मिस्ट्री खोलने वाला है और शायद सबसे बड़ा खतरा अभी आना बाकी है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।